नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मार्केट सेगमेंट्स के बारे में और अभी हम पढ़ रहे हैं इक्विटी सेगमेंट के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम ख़त्म करते हैं। तो आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम डिबेंचर्स के बारे में। देखिए डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनीज या फिर जो कॉरपोरेट्स होती हैं और जो गवर्नमेंट्स होती है और कई बार कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं जो कि मनी रेज करती हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए कंपनी है और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी कंपनी के जो शेयर है या फिर जो ओनरशिप है वो बेचना नहीं चाहती है, वो पैसा उधार लेना चाहती है। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी के पास आमतौर पे दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ये कि वो बैंक के पास जाए और उनसे वो लोन ले ले, और दूसरा ये कि वो डिबेंचर इश्यू कर दे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जब आप बैंक जाते हो तो बैंक आपको एक बार में ही लोन प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए आपकी ज़रूरत अगर 10 लाख की है तो आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा दे देगा। आप अगर बैंक को अगर ये बोलो कि हाँ सर मुझे 10 लाख की ज़रूरत तो है, लेकिन वो 10 लाख रुपए मुझे इकट्ठा नहीं चाहिए, आप मुझे भी 1 लाख दे दो, फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 2 लाख या फिर 3 लाख और मांग लूँगा, तो बैंक ऐसा तो कहेगा ही नहीं। तो डिबेंचर्स में क्या होता है कि जब कोई कॉरपोरेट जब कोई डिबेंचर इशू करता है तो मान लेते हैं एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, तो अब जो कॉरपोरेट है वो ये बोलेगी डिबेंचर होल्डर को कि आप मुझे भी 20 रुपये दे दो, आप मुझे 20 रुपये दे दो, बाकी 80 रुपये जब मैं मांगूंगा आप मुझे तब देना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि अब कॉरपोरेट ने जो पैसा उनसे लिया है यानी जो 20 रुपये लिए हैं, सिर्फ उनको उसी पर ही इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है बस। लेकिन उसी तरफ अगर यही पैसा अगर बैंक से लिया जाता तो बैंक से मान लो उन्होंने 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, अब उनका जो इस्तेमाल है अभी वो 1 लाख का है, 2 लाख का, बाकी 8 लाख रुपए तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा बैंक को। तो डिबेंचर में ये फायदा होता है। ठीक है, और डिबेंचर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डिबेंचर जो डेफिनेशन है वो क्या है। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म डेट रेज करने में हेल्प करते हैं। डिबेंचर्स इन इंडिया आर टिपिकली सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट्स। अब इंडिया में क्या होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं आमतौर पे वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं और डिबेंचर होल्डर को अगर ये डाउट है कि क्या पता फ्यूचर में कंपनी मुझे पैसा पे करे या फिर ना पे कर पाए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में एक असेट रख दी जाती है। तो मान लीजिए आपने डिबेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, और आपने किसी कंपनी को पैसा दिया है, तो कंपनी बोलेगी अगर इन केस हम आपका पैसा नहीं पे कर पाएंगे तो हमने एक असेट गिरवी रखी हुई है, तो जब भी हमारा कोई बिजनेस बंद होगा या फिर हम आपका लोन नहीं पे कर पाएंगे तो इस असेट को बेच के आपका पैसा दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो इस टाइप के जो लोन अमाउंट लिए जाते हैं थ्रू डिबेंचर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड। तो यहाँ पर जो भी आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड है बाय टेंजिबल असेट्स। ठीक है, टेंजिबल असेट्स क्या होती है, वो असेट्स जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। दीज सॉरी दे आर फुल्ली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। यानी ऐसे जो डिबेंचर्स होते हैं या तो वो फुल्ली कन्वर्टेबल होंगे। अब इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे डिबेंचर इशू करती हैं जिनको आप कभी भी या फिर कुछ सर्कमस्टांसिस में आप अपने डिबेंचर को इक्विटी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जो कि जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में, और कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको आप पार्टली यानी कुछ कुछ हिस्सा ही आप उसका इक्विटी में चेंज कर सकते हो, बाकी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये है फुल्ली कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की डेफिनेशन, तो जो कि अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और हर एक डिबेंचर की एक एक मेच्योरिटी पीरियड होता है कि हाँ कि इतने साल बाद जो कंपनी है वो पैसा वापस करेगी,
और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है तो वो दोबारा से वो डिबेंचर इशू कर देती है। ठीक है, मतलब वो आपसे डिबेंचर ले लिया और आपसे और आपको नए डिबेंचर आपको इश्यू कर दिए। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकते हैं कि जो डिबेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं उनको आप इक्विटी के तौर पे भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी पे। लेकिन जहाँ पे हम बात करें एनसीडीएस की, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये प्योर डेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट होता है वो 6 मंथ्स में मिलता है आपको। ठीक है, 6 मंथ्स, और इनकेस अगर डिले हो जाता है तो आपको वन वन ईयर में आपको मिल जाता है। तो ये हो गया हमारी डिबेंचर्स की डेफिनेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वारंट्स पे। ठीक है, तो वारंट्स एंटाइटल एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस। तो वारंट्स में क्या होता है, एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जो इन्वेस्टर होता है उसको इशू किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है जब ये वारंट्स इशू किए गए। ठीक है, और 2 साल के लिए इशू किया गया है। ठीक है, 2 साल या 3 साल के लिए। और वहाँ पे जब इशू किया गया था तो वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि अगर कि इस टाइम पीरियड के बाद आप इसको इक्विटी में आप चेंज करवा सकते हो। वैसे आमतौर पे वारंट्स इशू नहीं किए जाते हैं। कुछ रेयर कुछ कंपनीज होती हैं जो कि वारंट्स इशू करती हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये एक तरीके के समझ लीजिए, मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी कर सकते हो। तो आपको म्यूचुअल फंड में आपको वैरायटी मिल जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट में हमारे पास वैरायटी है कंपनीज की। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर की हैं, कुछ हैं जो फार्मा सेक्टर की है। तो म्यूचुअल फंड में भी हमारे पास अलग अलग वैरायटी होती है, फिर आप कह सकते हो अलग अलग स्कीम होती है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स वेयर पीपल विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कम टुगेदर टू पुल देयर मनी एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रियल एस्टेट में। ठीक है, तो और आप जैसे और भी लोग हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आपको चुननी होती है एएमसी, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी, कि आप किस असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आप पहले असेट मैनेजमेंट कंपनी आप चूज़ करते हो, फिर आप उसका जो फंड मैनेजर है आप वो देखते हो कि उसको जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है और उसने अब तक उसने कितना रिटर्न दिया है। या फिर ये जो स्कीम जो आई है, या फिर अभी जो ये जो स्कीम आई है वो नई है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन उस केस में आप फंड मैनेजर को आप देखिए कि क्या क्या उसके पास एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, फिर उस बेस पे आप अपनी जो डिसीजन वो लीजिए। तो जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम शेयर खरीदते हैं, मतलब पैसा देते हैं और हमें शेयर मिलता है। तो सेम एज म्यूचुअल फंड में हमें यूनिट्स मिलते हैं, हमें शेयर नहीं मिलता, यहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट्स। और हर एक यूनिट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और हर एक जो म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो कुछ स्कीम ऐसी होती है जो कि ओपन एंडेड स्कीम होती है, यानी कि आप उसमें कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज एंडेड, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन होती हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये बंद हो जाती हैं। मतलब उसके बाद आप आप इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, ना अपना पैसा निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपने जो यूनिट्स हैं उनको आप बेच सकते हो स्टॉक मार्केट पे, अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिल गया तो उस केस में। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं वो क्या होती है और जो फिक्स्ड एंडेड स्कीम्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा है कि द यूनिट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट नेट असेट वैल्यू रिलेटेड प्राइसेस। तो आप जो यूनिट्स है वो आप बेच सकते हो, वो डिपेंड करता है कि जो उसकी एनएवी है, वो कितनी है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल जो वैल्यू है अभी राइट नाउ वो कितनी है, तो आप उस पर आप बेच सकते हो।
तो म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन एनी काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि हम जान चुके हैं कि वो स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स में भी, और बहुत सारी जो कैटेगरीज होती है वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर इंस्टेंस कैन इन्वेस्ट primarily in the shares of a particular industry such as technology or utilities. These are known as sector funds. तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे भी स्कीम्स मिल जाती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करती है या फिर पर्टिकुलर थीम पे फोकस करती हैं, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको मतलब दोनों ही मिल जाता है, मतलब आपको वहाँ पर डेट भी मिल जाता है और इक्विटी भी मिल जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इज ए फंड दैट कैन इन्वेस्ट इन ईदर all of the securities or a representative sample of securities included in the index। तो जिन लोगों को इंडेक्स नहीं पता, मैं उनको बता दूं पहले इंडेक्स होता क्या है। देखिए, इंडेक्स मतलब एक लिस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में दो मेन इंडेक्स हैं, एक है हमारा सेंसेक्स, एक है हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी है NSE की, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्ट हैं उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, सेम एज सेंसेक्स है। लेकिन सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्ट हैं उनकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे इंडेक्स। तो आप चाहें तो डायरेक्ट निफ्टी 50 में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, क्या आप मान लीजिए आप 500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 500 वो उन टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग प्रपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। तो सेम एज जो हमारा सेंसेक्स होगा, अगर आप उसमें करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपना खुद का ही अपना इंडेक्स बना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब वो अपने खुद से ही अलग अलग कंपनीज को पिक करते हैं और उसमें लोगों का जो पैसा है, मतलब जो उस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहा है उस स्कीम में, उसको वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं कि हाँ कि उनका जो खुद का बनाया हुआ इंडेक्स है और जो रियल जो मतलब जैसे निफ्टी और जो सेंसेक्स है, तो उसमें कितना डिफरेंस है और क्या वो इंडेक्स को बीट कर पाए फिर नहीं बीट कर पाए। तो आप वही समझ लीजिए कि ETF भी इसी तरीके से होता है। तो ETF भी क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर आपको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए, अब मैंने कहा ना कि अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आप तब ETF के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको भी देखना ज़रूरी है कि AMC कौन सी है, उसका जो फंड मैनेजर है वो कितना बढ़िया है या फिर उसके पास कितनी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा इक्विटी जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डेट सेगमेंट की।